आप सुनने जा रहे हैं ओ हेनरी की लिखी कहानी द कॉप एंड द एंथम। मेडिसन स्क्वायर में अपनी बेंच पर सोपी बेचैन होकर बैठा हुआ था। जब जंगली हंस रात के अंधेरे में ऊंचाई पर उड़ते हैं, जब बिना सील स्किन कोट वाली महिलाएं अपने पतियों के प्रति दयालु हो जाती हैं। सील स्किन कोट का मतलब होता है ठंड के मौसम में पहनने वाला एक कोट जो कि आमतौर पर अमीर लोगों द्वारा ही पहना जाता है। और जब सूपी पार्क में अपनी बेंच पर बेचैन हो जाता है तो समझ लीजिए कि सर्दियां करीब आ चुकी हैं। एक सूखा पत्ता सोपी की गोद में आ गिरा। वह जैक फ्रॉस्ट का एक संदेश था। जैक फ्रॉस्ट एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो कि सर्दियों के मौसम में आता है और ऐसा माना जाता है कि यह बर्फ और ठंड को पैदा कर सकता है। जैक फ्रॉस्ट मेडिसन स्क्वायर में रहने वाले लोगों के प्रति दयालु था और हर साल आने से पहले वह ईमानदारी से चेतावनी देता था। चारों सड़कों के कोनों पर वह अपना संदेश उत्तर की हवाओं को सौंपता था जो खुले आसमान के राज्य की सेवक थी, ताकि वहां के लोग खुद को ठंड के लिए तैयार कर सकें। सोफी को यह महसूस हुआ कि अब समय आ गया है कि वह खुद को आने वाली सर्दियों से बचाने के लिए कोई साधन या फिर कोई उपाय खोज सके। इसलिए वह अपनी बेंच पर बेचैन होकर हिलने लगा। सोफी की सर्दियों की आकांक्षाएं ऊंची नहीं थी। उनमें मेडिटेरियन यात्रा या फिर वेसुयुवन खाड़ी के शांत दक्षिण आकाश की कोई योजना नहीं थी। उसकी दिल की ख्वाहिश बस यह थी कि वह द आइसलैंड जेल में 3 महीने बिता सके। 3 महीने का सुरक्षित भोजन, छत और आरामदायक संगति जो उसे बोरियत और उत्तर की ठंडी हवाओं और पुलिस वालों से बचा सके। सोफी को यह सब चीजें सबसे सही लगी। बरसों से ब्लैकविल का द्वीप उसकी सर्दियों की पनाहगाह रहा था। जैसे न्यूयॉर्क के अमीर लोग हर सर्दी में पाम बीच और रेवरा के लिए टिकट खरीदते थे, वैसे ही सोपी अपने सीमित साधनों से अपना वार्षिक पलायन तय करता था। और अब समय आ गया था। पिछली रात उसने 3 अखबारों को अपने कोट के नीचे टखनों के चारों ओर और अपनी गोद में रखकर सोने की कोशिश की थी, लेकिन वह ठंड से उसे बचाने में नाकाम रहे। इसलिए सोपी के दिमाग में आइसलैंड जेल का ख्याल अब बड़ा और सही लगने लगा। जैसे कि सीजर के पास ब्रूट्स था, वैसे ही हर दिन दान के बिस्तर के लिए हर रोज नहाना पड़ता था और रोटी के बदले व्यक्तिगत जात से मूल्य चुकाना पड़ता था। इसलिए कानून का अतिथि होना बेहतर था, क्योंकि कानून नियमों से चलता है लेकिन एक सज्जन व्यक्ति के निजी मामलों में दखल नहीं देता। सोफी ने जब यह तय किया कि उसे आइसलैंड जाना है तो उसने तुरंत इसे पूरा करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसके कई आसान तरीके थे। सबसे सुखद तरीका यह था कि किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाकर शानदार भोजन करना और फिर दिवालिया घोषित करके शांति से पुलिस वालों को सौंप दिया जाना। इसके बाद एक सहयोगी मजिस्ट्रेट बाकी का काम कर देता। सोफी अपनी बेंच छोड़कर स्क्वायर से बाहर निकल आया और एसफॉल्ट की समतल सड़क पार की। एसफॉल्ट का मतलब होता है पक्की और चिकनी सड़क, जहां ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू मिलते हैं। वह ब्रॉडवे की ओर मुड़ा और एक चमकते हुए कैफे के सामने जाकर रुका, जहां हर रात अंगूर के रस, रेशम के उत्पादों और प्रोटोप्लाज्म के सबसे बेहतरीन नमूने इकट्ठे होते थे। सोफी को अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा था। अपने कपड़ों के सबसे निचले बटन से लेकर ऊपर तक वह दाढ़ी बनाकर साफ सुथरा था। उसका कोट भी ठीक ठाक था और उसकी करीने से बंधी काली फॉरेन टाई जो उसे थैंक्स गिविंग के दिन एक महिला मिशनरी ने दी थी। अगर वह रेस्टोरेंट के अंदर बिना किसी शक के एक टेबल तक पहुंच जाता है तो उसकी सफलता निश्चित थी। टेबल के ऊपर दिखने वाला उसका हिस्सा किसी वेटर को संदेह का कोई मौका नहीं देता। सोफी ने सोचा, भुना हुआ मलाट बतख सही रहेगा और साथ में एक बॉटल वाइन, कैम्बर्ड चीज
और डेमेटॉज यानी कि कॉफी का छोटा सा प्याला और एक सिगार। सिगार पर $1 ही काफी रहेगा। कुल खर्च इतना नहीं होगा कि कैफे वाला मैनेजर बदले की भावना से कार्रवाई करे। फिर भी यह भोजन उसे सर्दी के ठिकाने की यात्रा के लिए तृप्त और खुश कर देगा। लेकिन जैसे ही सोपी ने रेस्टोरेंट के दरवाजे पर कदम रखा, हेड वेटर की नजर उसके घिसे पिटे पैंट और टूटे फूटे जूतों पर पड़ी। मजबूत और तैयार हाथों ने उसे फुर्ती से दरवाजे की ओर घुमाया और बिना किसी हंगामे के फुटपाथ पर छोड़ दिया। इस प्रकार मलाट बतख को बचाते हुए रेस्टोरेंट ने एक अपमानजनक घटना टाल दी। सोपी ब्रॉडवे से मुड़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसके पसंदीदा आइसलैंड जेल की यात्रा स्वादिष्ट भोजन के माध्यम से पूरी नहीं होगी। अब उसे जेल जाने के बारे में किसी और तरीके के बारे में सोचना था। 6th एवेन्यू के एक कोने पर बिजली की रोशनी और बड़ी चालाकी से सजे शोकेस ने एक दुकान की खिड़की को खास बना दिया। सोपी ने एक पत्थर उठाया और उसे कांच की खिड़की पर मार दिया। लोग कोने से दौड़कर आए और उसके आगे एक पुलिस वाला था। सोपी शांत खड़ा रहा, अपने हाथ जेब में डाले हुए, और वह पुलिस की वर्दी को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। वो आदमी कहाँ है जिसने ये किया? पुलिस वाले ने उत्तेजित होकर पूछा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हो सकता हूँ? सोपी ने व्यंग के साथ कहा, लेकिन यह दोस्ताना था, जैसे कोई अच्छे भाग्य का स्वागत करता है। पुलिस वाले का दिमाग सोपी को एक संदिग्ध के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। जो लोग खिड़कियां तोड़ते हैं वे कानून के कर्मचारियों के साथ बहस करने के लिए खड़े नहीं रहते, वे भाग जाते हैं। पुलिस वाले ने एक आदमी को देखा जो सड़क के अंत में भागते हुए ट्राम पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना डंडा निकाला और उसके पीछे दौड़ गया। सोपी के दिल में निराशा भर आई और वह हार कर आगे बढ़ गया। अब तक वह 2 बार असफल हो चुका था। सड़क के दूसरी ओर एक और रेस्टोरेंट था जो ज्यादा शानदार नहीं था। वह उन लोगों के लिए था जो साधारण खर्च में भरपेट खाना खाना चाहते थे। इस रेस्टोरेंट की प्लेटें मोटी थी और वातावरण भारी था, लेकिन उसका सूप और नैपकिन पतले थे। सोपी अंदर चला गया। उसके पुराने जूते और घिसे पिटे पैंट पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। एक टेबल पर वह जाकर बैठ गया। उसने बीफ स्टेक, फ्लैप जैक्स, डोनट्स और पाई खाई। फिर उसने वेटर को बताया कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। अब चलो पुलिस को बुलाओ, सोपी ने कहा, और एक शरीफ आदमी को इंतजार मत करवाओ। तुम्हारे लिए पुलिस नहीं है, वेटर ने कहा। उसकी आवाज बटर केक जैसी नर्म थी और उसकी आंखें मैनहट्टन कॉकटेल में चेरी जैसी चमकदार थी। अरे कौन? 2 वेटरों ने मिलकर उसे फुटपाथ पर उसके बाई कान के बल गिरा दिया। सोपी धीरे धीरे उठा, जैसे कि एक बढ़ई की मापने वाली पट्टी खुलती है, और उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। गिरफ्तारी अब भी एक सपने की तरह बहुत दूर लग रही थी। आइसलैंड का जेल अभी भी बहुत दूर प्रतीत हो रहा था। एक पुलिस वाला जो 2 दरवाजे छोड़कर एक ड्रग स्टोर के सामने खड़ा हुआ था, उसने यह सब देखा और हंसते हुए आगे बढ़ गया। सोपी ने 5 ब्लॉक की यात्रा तय की। इस बार उसने खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए पर्याप्त हिम्मत जुटाई। अफसर भी बिल्कुल तैयार था। एक युवा महिला जिसका रूप शालीन और आकर्षक था, एक शो विंडो के सामने खड़ी हुई थी और शेविंग मग्स और इंक स्टैंड को बड़ी रुचिपूर्वक तरीके से देख रही थी। खिड़की से 2 गज की दूरी पर एक बड़ा गंभीर स्वभाव वाला पुलिस वाला एक वाटर प्लग के सहारे खड़ा हुआ था। सोपी का इरादा था कि वह खुद को घृणित और निंदनीय मैशर यानी कि छेड़खानी करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करे। उसकी शिकार महिला का शालीन और स्वरुचिपूर्ण रूप और नजदीक खड़ा ईमानदार पुलिस वाला उसे यह विश्वास दिला रहे थे कि जल्दी वह अपनी बाह पर एक सुखद आधिकारिक पकड़ महसूस करेगा जो उसे सर्दियों के लिए
एक प्रिय, छोटे, सख्त और सुरक्षित आइसलैंड की ओर ले जाएगी। सोफी ने महिला मिशनरी द्वारा दी गई टाई को ठीक किया, अपने सिकुड़ते हुए कफ्स बाहर खींचे, अपनी टोपी को जानलेवा कोण पर रखा और उस युवती की ओर धीरे धीरे बढ़ा। उसने आंखों से इशारे किए, नकली खांसी ली, स्माइल और बनावटी भाव दिखाए और निर्लज्जता से मैशर की ओर शर्मनाक और घृणित हरकतें शुरू कर दी। एक नजर में उसने देखा कि पुलिस वाला उसे ध्यान से देख रहा है। युवती कुछ कदम आगे बढ़ी और फिर उसने अपनी पूरी तल्लीनता के साथ शेविंग मग्स को देखने लगी। सोफी ने उसका पीछा किया, बड़ी निर्भीकता से उसके पास पहुंचकर अपनी टोपी उतारी और कहा, अरे बिडीलिया, क्या तुम मेरे आंगन में खेलने के लिए नहीं आओगी? पुलिस वाला अब भी यह देख रहा था। उस दुखियारी युवती को बस एक इशारा करना था और सोफी व्यवहारिक रूप से अपने द्वीप के आश्रय की ओर रवाना हो जाता। सोफी ने कल्पना में पहले ही स्टेशन हाउस की गर्माहट को महसूस कर लिया था। युवती ने उसका सामना किया और उसका कोट पकड़ते हुए बोली, बिल्कुल माइक, अगर तुम मुझे एक गिलास बियर पिलाओगे। मैं पहले ही बोल देती, लेकिन पुलिस वाला देख रहा था। युवती को चिपकती हुई बेल की तरह ऊपर लटकाए हुए सोफी निराशा में डूबा पुलिस वाले के सामने से निकल गया। उसे अब अपनी आजादी मानो एक सजा जैसी लग रही थी। अगले कोने पर उसने अपने साथी को छोड़ दिया और भागा। वह उस इलाके में पहुंचा जहां रात में रोशनी भरी सड़कों, हल्के दिलों, झूठे वादों और ओपरा के गानों का बोलबाला था। फर पहनी महिलाएं और महंगे ओवरकोट पहने पुरुष सर्द हवाओं में हंसी खुशी चल रहे थे। अचानक सोफी को डर लगा कि कहीं किसी अजीब जादू ने उसे गिरफ्तार होने से इम्यून तो नहीं बना दिया है। इस विचार से उसके अंदर हल्की सी घबराहट का भाव पैदा हुआ। जब वह एक भव्य थिएटर के सामने आराम से खड़े पुलिस वाले को देखता है तो उसने अशोभनीय व्यवहार के जरिए खुद को गिरफ्तार करवाने का आखिरी उपाय किया। फुटपाथ पर सोफी ने जोर जोर से शराबी जैसे असमंजस भरी चीखें मारनी शुरू कर दी। वह नाचा, चिल्लाया और इस तरह पूरी दुनिया का चैन उसने भंग करने का प्रयास किया। पुलिस वाले ने अपना डंडा घुमाया, सोफी की ओर बढ़ा, पीठ फेरते हुए एक राहगीर से कहा, ये उनमें से एक येल कॉलेज के लड़के हैं जो हार्टफोर्ड कॉलेज को हराकर जश्न मना रहे हैं। शोर कर रहे हैं लेकिन नुकसान नहीं करेंगे। हमें उन्हें तंग न करने के निर्देश हैं। सोफी ने निराश होकर बेकार की हरकतें बंद कर दी। क्या कोई पुलिस वाला उसे कभी नहीं पकड़ेगा? उसकी कल्पना में आइसलैंड अब भी एक अतुलनीय स्वर्ग की तरह दूर लग रहा था। उसने पतले कोट के बटन बंद किए और ठंडी हवा का सामना किया। एक सिगार स्टोर में उसने एक सजे धजे आदमी को एक झूलती हुई रोशनी के नीचे सिगार जलाते हुए देखा। उस आदमी ने अपनी रेशमी छतरी दरवाजे के पास रख दी थी। सोफी अंदर गया, छतरी उठाई और धीरे धीरे चलते हुए बाहर निकल गया। सिगार जलाते हुए आदमी ने जल्दी से उसका पीछा किया। मेरी छतरी, उसने सख्त लहजे में कहा। ओह, क्या ये आपकी है? सोफी ने व्यंग्य के साथ कहा और अपने छोटे से अपराध को और बढ़ा दिया। तो पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते? मैंने इसे उठाया है, ये तुम्हारी छतरी है। पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते? वह कोने में ही खड़ा है। छतरी का मालिक धीमे हो गया। सोफी ने अपनी चाल धीमी कर दी। उसे पहले ही यह आभास हो गया था कि किस्मत फिर से उसके खिलाफ जाएगी। पुलिस वाले ने दोनों को संदेह से देखा। बिल्कुल, छतरी वाले आदमी ने कहा, मेरा मतलब है, खैर, आप जानते हैं कि ऐसी गलतियां कैसे होती है। अगर ये आपकी छतरी है तो मुझे माफ कीजिए। मैंने इसे आज सुबह एक रेस्टोरेंट से उठाया। अगर आप इसे पहचानते हैं तो यह आपकी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप। बिल्कुल, ये मेरी है, सोफी ने गुस्से में कहा। वो छतरी वाला आदमी धीरे धीरे पीछे हट गया। पुलिस वाला जल्दी से आगे बढ़ा ताकि एक लंबे कद की
सुनहरे बालों वाली महिला को सड़क पार कराने में मदद कर सके, जबकि एक स्ट्रीट कार 2 ब्लॉक की दूरी से आ रही थी। सोपी ने पूर्व की ओर उस सड़क पर चलना शुरू किया जो सुधार कार्यों की वजह से टूटी फूटी थी। उसने छतरी को गुस्से में एक गड्ढे में फेंक दिया। उसने उन लोगों के खिलाफ बड़बड़ाना शुरू कर दिया जो हेलमेट पहनते हैं और डंडे उठाए चलते हैं, क्योंकि वह उनकी पकड़ में जाना चाहता था। वे उसे एक राजा की तरह मानते थे जो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता था। आखिरकार सोपी पूर्व की ओर एक ऐसे रास्ते पर पहुंचा जहां चमक धमक और भीड़ भाड़ हल्की थी। उसने अपना रुख नीचे मेडिसन स्क्वायर की ओर कर लिया, क्योंकि घर की ओर लौटने की प्रवृत्ति तब भी जीवित थी, भले ही वह घर पार्क की एक बेंच ही क्यों ना हो। लेकिन एक असामान्य रूप से शांत कोने पर सोपी रुक गया, जहां एक पुराना चर्च था, छोटा, अनगढ़ और खपरेल की छत वाला। एक बैंगनी रंग की कांच की खिड़की से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी, जहां निश्चय ही ऑर्गेनिस्ट यानी कि गाना बजाने वाले आने वाले रविवार के भजन के लिए अपनी उंगलियों की गति को सुनिश्चित कर रहे थे। सोफी के कानों में मीठा संगीत पहुंचा जिसने उसे लोहे की बाड़ से जड़वत कर दिया। ऊपर चांद चमक रहा था, शांत और चमकदार। सड़कें और लोग लगभग खाली थे। छतों पर चिड़िया नींद में चहचहा रही थी। थोड़ी देर के लिए यह दृश्य गांव के चर्च के आंगन की तरह प्रतीत हो रहा था, और वह भजन जो ऑर्गन पर बजाया जा रहा था उसने सोफी को जकड़ लिया, क्योंकि वह इसे अच्छी तरह जानता था। उन दिनों में जब उसकी जिंदगी में गुलाब, महत्वाकांक्षाएं, दोस्त, पवित्र विचार और सफेद कॉलर हुआ करते थे, सोपी के ग्रहणशील मन में और उस पुराने चर्च के वातावरण ने उसकी आत्मा में एक अचानक और अद्भुत परिवर्तन ला दिया। उसने डरावनी दृष्टि से उस गहरे गड्ढे को देखा जिसमें वह गिर गया था। वह गिरी हुई जिंदगी, अदम्य इच्छाएं, मरी हुई उम्मीदें, बर्बाद क्षमताएं और घटिया उद्देश्य का मिश्रण जो उसकी वर्तमान जिंदगी बन चुके थे। और एक क्षण में उसका दिल उस नई भावना से भर उठा। एक प्रबल आवेग ने उसे अपनी बर्बाद किस्मत से लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। वह खुद को इस गंदगी से बाहर निकालेगा। वह फिर से खुद को एक अच्छा इंसान बनाएगा। वह उस बुराई पर विजय पाएगा जिसने उसे अपने वश में कर लिया था। अभी समय था और वह अभी भी अपेक्षाकृत युवा था। वह अपनी पुरानी महत्वाकांक्षाओं को फिर से जीवित करेगा और उन्हें बिना रुके हासिल करेगा। वह मीठी और गंभीर भजन की ध्वनि ने उसके भीतर एक क्रांति ला दी थी। कल वह शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएगा और काम ढूंढेगा। एक बार फिर आयतक ने उसे ड्राइवर की नौकरी की पेशकश की थी। वह कल उसे ढूंढेगा और उससे काम मांगेगा। वह दुनिया में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। वह सोपी ने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। उसने तेजी से पलट कर देखा और एक पुलिस वाले के चौड़े चेहरे को सामने पाया। तुम क्या कर रहे हो? पुलिस वाले ने पूछा। कुछ नहीं, सोपी ने जवाब दिया। तो मेरे साथ चलो, पुलिस वाले ने कहा। अगली सुबह न्यायालय में मजिस्ट्रेट ने कहा, 3 माह के लिए इसे आइसलैंड की जेल में भेजो। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी में हमें एक विडंबना दिखाई देती है। जब एक आदमी यह सोचता है कि उसे सुधरना चाहिए, तब जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है और जो वह नहीं सोचता उसके साथ वह हो जाता है। जिंदगी में कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही तो होता है। कई बार जो हम सोचते हैं हमारे साथ वो नहीं होता, लेकिन जब हम उस चीज के बारे में नहीं सोचते तब वही चीज हमारे साथ हो जाती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कई बार हमें हमारे जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास
सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।